तारीख 31 मई 2026, जगह दिल्ली में हैदराबाद हाउस। म्यांमार के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रेड कार्पेट पर दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट पद पर बैठने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। पश्चिमी देश के पीएम और प्रेसिडेंट्स जिसके साथ हाथ मिलाने से कतराते हैं, वही व्यक्ति भारत के राजकीय अतिथि है। ये केवल एक जियोपॉलिटिकल मूव है या इसके पीछे कोई और कारण है? और इस सवाल का जवाब भारत म्यांमार के ऐतिहासिक और संयुक्त यानी कॉमन सिविलाइजेशनल जर्नी में छिपा है। और इस बात का सबूत है आज से लगभग 80 वर्ष पहले 1949 में रिलीज हुई फिल्म पतंगा का ये गीत। आप इस गीत की लाइनें सुनिए। मेरे पिया गए रंगून। सुना आपने? रंगून गया एक व्यक्ति हिंदुस्तान के देहरादून में रहने वाली अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो समय था जब देहरादून और रंगून एक ही सिविलाइजेशनल जर्नी शेयर करते थे। रंगून, यही आज का यांगोन और बर्मा की उस समय की राजधानी, बर्मा यानी आज का म्यांमार। जी हाँ, ये वो जमाना था जब रंगून यानी आज का यंगोन हम भारतीयों के लिए विदेश नहीं था, शहर दूर था मगर पराया नहीं था। वहाँ रोजगार था, बिजनेस था, परिवार थे, सपने थे, भारत और भारतीयता थी। और आज हम भारतीय सिविलाइजेशन हिस्ट्री के इसी चैप्टर की बात करेंगे। आज हम वो पूरी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक समाज और दो देशों की शेयर्ड सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, बॉर्डर है, कॉन्फ्लिक्ट है और शायद है एक शेयर्ड फ्यूचर भी। और ये कहानी हम आपको देहरादून से समझाएंगे, है ना पोएटिक? आज जब हम म्यांमार का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रोहिंग्या, मिलिट्री हंता, कूप, सिविल वॉर, चाइना, इंस्टेबिलिटी। लेकिन बर्मा की कहानी क्या केवल इतनी है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी सारी ग्लोबल कंट्रोवर्सीज के बावजूद आज भारत और म्यांमार के रिश्ते स्ट्रैटेजिकली पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दुनिया चाहे सैंक्शंस और आइसोलेशन की भाषा बोले, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत कभी रुकी नहीं। और इसी मॉडर्न पार्टनरशिप को समझने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता किसी रीसेंट अग्रीमेंट से पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। एक जमाना था जब बर्मा भारत की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा था, ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा कि बॉलीवुड के गानों में रंगून था, भारतीय बिजनेस में रंगून था, पुराने पारिवारिक यादों में रंगून था। और सबसे चौंकाने वाली बात, 1937 तक बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था कि आज का म्यांमार कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भारत के भीतर आता था। कोलकाता से रंगून तक जहाज चलते थे, मद्रास से व्यापारी जाते थे, बिहार और बंगाल से मजदूर जाते थे। साउथ इंडिया के चेटियार फाइनेंसियर्स बर्मा की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते थे। तमिल ट्रेडर्स, बंगाली क्लर्क्स, सिख ट्रांसपोर्टर्स, मारवाड़ी बिजनेसमैन, तेलुगु लेबरर्स। कई हिस्टोरियंस तो रंगून को ईस्ट का कोलकाता तक कहते थे। रिश्ता केवल एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं था। साउथ इंडिया के कई घरों में आज भी एक शब्द सुनाई देता है, बर्मा टीक। लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं होती, कभी कभी वो हिस्ट्री का बचा हुआ टुकड़ा होती है। और हाँ, बिजनेस और उद्योग की बात करें तो आपने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, या IBP अर्थात इंडो बर्मा पेट्रोलियम भारत की सबसे पुरानी पेट्रोलियम कंपनीज में से एक थी। और सामाजिक दृष्टिकोण से हालत क्या थी? महान बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी कई साल बर्मा में रहे। रंगून की गलियों और प्रवासी इंडियंस की दुनिया को उन्होंने बहुत करीब से देखा। बर्मा सिर्फ एक देश नहीं था, वो भारतीय समाज की ही कहानी थी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ ट्रेड और माइग्रेशन का नहीं था, ये हजारों साल पुराना सिविलाइजेशनल रिश्ता है। आज के म्यांमार और तब के बर्मा और हजारों वर्ष पुराने ब्रह्मदेश को बुद्धिज्म कहाँ से मिला? ऑफ कोर्स भारत से। थेरवाड़ा बुद्धिज्म जो आज म्यांमार की पहचान है, वो हमारी इसी मिट्टी से वहां पहुंचा। और हाँ, रामायण भी वहां पहुंची। म्यांमार में उसे यमा जतदा कहते हैं, उनकी अपनी रामायण। जी हाँ, वहाँ की भाषा से लेकर कला तक हर जगह भारत की छाप है। और इसी शेयर्ड हिस्ट्री की सबसे पोएटिक मिसाल है दो राजाओं की कहानी। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1858 में रंगून भेज दिया। वहीं उनकी मौत हुई, वहीं वो दफन हुए।
आज यांगोन में उनकी दरगाह है, जहां विजिट करने वाले भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। और इसी तरह म्यांमार के आखिरी राजा थिबो को अंग्रेजों ने भारत भेज दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारत का आखिरी मुगल बादशाह वहां और बर्मा का आखिरी राजा यहां, दोनों अपनी मिट्टी से दूर, एक ही ब्रिटिश हुकूमत के कैदी। और जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब बर्मा की धरती गवाह बनी भारत के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपने यहाँ रखने की। जी हाँ, लोकमान्य तिलक को अंग्रेजों ने मैंडले की जेल में 6 साल कैद रखा। लेकिन हिस्ट्री हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। पूरी दुनिया को अपनी तरह बनाने का सपना लिए साम्राज्यवादियों ने धीरे धीरे एम्पायर्स को तोड़ा, देशों को विभाजित किया, उनकी सीमाएं तय की, इतिहास से छेड़छानी की और एक कॉमन सिविलाइजेशनल जर्नी वाले लोगों को बांट दिया। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसी कानून के तहत बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग करने का फैसला हुआ और 1937 आते आते बर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। कागज पर खींची एक लाइन ने सदियों पुराने रिश्ते को अचानक फॉरेन रिलेशन में बदल दिया। और इसी सेपरेशन के साथ एक और भूगोल भारत का हिस्सा नहीं रहा, कबाओ वैली, मणिपुर और बर्मा के बीच की वो उपजाऊ जमीन जिसे कभी मणिपुर का राइस बाउल कहा जाता था। 19वीं सदी में एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान इस पूरे रीजन का मैप बदलने लगा। 1834 में कंपनी रूल वाले ब्रिटिश सिस्टम ने कबाओ वैली को बर्मा के हवाले कर दिया। उस वक्त ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट लगा, पर बाद में यही परमानेंट बॉर्डर की रियलिटी बन गया। आजादी के बाद भारत ने भी लार्जली इन्हीं कॉलोनियल बाउंड्रीज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और बर्मा अचानक एशिया के सबसे अहम बैटल फ्रंट में बदल गया। जापानी सेना तेजी से साउथ ईस्ट एशिया में आगे बढ़ रही थी, ब्रिटिश एम्पायर पीछे हट रहा था। इसी दौर में बर्मा की धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की कहानी से जुड़ती है। सिंगापुर से रंगून और फिर इम्फाल तक बर्मा एंटी कॉलोनियल एशिया का नर्व सेंटर बन चुका था। आईएनए ने बर्मा रूट से भारत तक पहुंचने का सपना देखा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां सिर्फ मिलिट्री कैंपेन्स नहीं थी। इसी दौर में बर्मा में एक और नेता उभरते हैं, ओंग सान, आधुनिक बर्मा के फाउंडर। भारत और बर्मा की साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई उन दिनों तक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन आजादी के बाद दोनों की राहें अलग होने लगी। 1948 में बर्मा आजाद हुआ, पर स्टेबल नहीं रह पाया। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज, रीजनल रेबेलियंस से लगातार जूझता रहा और फिर आया साल 1962। जनरल नी विन ने कूप कर दिया और यहीं से शुरू हुआ बर्मा का हंता एरा। और यहाँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, हुंटा शब्द असल में स्पेनिश से आया है, जहाँ इसे हुंटा बोला जाता है क्योंकि स्पेनिश में जे का साउंड ह जैसा होता है। इंग्लिश में दोनों प्रोनाउंसिएशन चलते हैं, जंटा भी और हुंटा भी। नेविन ने बर्मीज वे टू सोशलिज्म नाम की पॉलिसी अपनाई। सुनने में रेवोल्यूशनरी लगेगा, पर इसने धीरे धीरे भौगोलिक तौर पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश को दुनिया से काट दिया। दुनिया के बीच देश का आइसोलेशन बढ़ने लगा और सबसे बड़ा झटका लगा वहां रहने वाले भारतीयों को। पीढ़ियों से बर्मा बसे लाखों भारतीय परिवार अचानक आउटसाइडर्स बना दिए गए, बिजनेसेस नेशनलाइज कर दिए गए और उन्हें उनके मालिकों से छीन लिया गया। व्यापारिक प्रतिष्ठान, एयर दुकानें छीन ली गई। लाखों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर वापस लौटना पड़ा। जिस रंगून को वो अपना शहर मानते थे, उसी शहर में अब वे पराये से हो गए। एक शेयर्ड सिविलाइजेशनल स्पेस धीरे धीरे एक मिलिट्री स्टेट में बदल गया। लेकिन भारत के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारतीय नीति निर्धारकों को इस बात की समझ थी कि म्यांमार को इग्नोर करना अपने ही उत्तर पूर्व राज्यों के भूगोल के साथ नाइंसाफी होगी। आज़ादी के शुरुआती दशकों में पंडित नेहरू के समय भारत की बर्मा पॉलिसी आइडियलिस्टिक थी। पंडित नेहरू का शासन प्रशासन खुद को कॉलोनियल डेमोक्रेटिक मॉडल का वाहक मानता था और यही कारण था कि तब के भारत के लिए डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी सबसे महत्वपूर्ण थी। और यही कारण था कि उस दौर में भारत ने म्यांमार को लेकर कोई सस्टेन्ड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बनाए रखने का प्रयास नहीं किया। पंडित नेहरू की प्राथमिकताएं अलग थी।
नॉन अलाइनमेंट, कोल्ड वॉर बैलेंसिंग, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल नेशन बिल्डिंग। और इसी वैक्यूम का फायदा उठाया बीजिंग ने और उसका परिणाम ये हुआ कि 1970s और खासकर 1980s आते आते चाइना म्यांमार के मिलिट्री रेजीम का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका था। चाइनीज वेपन्स, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक बैकिंग ने हुंता को इंटरनेशनल आइसोलेशन के दौरान सरवाइव करने में मदद की। और फिर आया 1988 का बड़ा अपराइजिंग, डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, मिलिट्री क्रैकडाउन और पश्चिम से और सैंक्शंस। शुरू में भारत ने भी डेमोक्रेसी मूवमेंट में सिंपैथी दिखाई और यही एक फेमिलियर नाम उभरा, आंग सान सू की, म्यांमार की डेमोक्रेसी के लिए उठी सबसे बड़ी आवाज। सू की का भारतीय कनेक्शन गहरा था क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा दिल्ली में किया, लेडी श्री राम कॉलेज में। उनकी माँ म्यांमार की एम्बेसडर बनकर भारत आई थी, यानी म्यांमार की सबसे फेमस डेमोक्रेसी आइकन की सोच का एक हिस्सा भारत में शेप हुआ। ये वो समय था जब म्यांमार की ग्राउंड रियलिटी बदल रही थी। म्यांमार सिर्फ आइडियोलॉजी का सवाल नहीं था, वो ज्योग्राफी का सवाल था। इंडिया के उत्तर पूर्व राज्यों के कई इंसर्जेंट ग्रुप्स, खासकर नागा फैक्शंस, म्यांमार के जंगलों को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल करते थे। बॉर्डर पोरस थी, टेरेन मुश्किल था और असर सीधे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा तक पहुंचता था। 1990s में भारत ने महसूस किया सिर्फ मॉरल पोजीशनिंग से नेशनल सिक्योरिटी नहीं चलती। अगर भारत पीछे हटेगा तो चाइना आगे बढ़ेगा और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट था। नरसिम्हा राव सरकार में शुरू हुई लुक ईस्ट पॉलिसी को वाजपेयी एरा में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली। दिल्ली ने म्यांमार मिलिट्री लीडरशिप के साथ एंगेजमेंट बढ़ाया, जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब कोऑपरेशन का हिस्सा थे। और एक दिलचस्प बात, एक तरफ वाजपेयी गवर्नमेंट हुंता के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ उन्हीं की कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस बर्मीज डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट के बहुत करीब माने जाते थे। कई अकाउंट्स में दावा किया गया है कि बर्मीज रेवोल्यूशनरीज दिल्ली में फर्नांडिस के घर तक आते जाते थे। दिल्ली ने साइड्स नहीं चुने, स्टेबिलिटी और देश हित को चुना। भारत की पॉलिसी सिंपल थी, म्यांमार में जो भी सत्ता में होगा भारत उससे साथ एंगेजमेंट जारी रखेगा। और ये केवल बॉर्डर इंसर्जेंसी का सवाल नहीं था, ये एक ही जैसे लोगों को बांटने वाली लाइन की भी बात थी। नागा, कुकी, चिन, मिजो, जो, ये ट्राइब्स बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं, इसीलिए दशकों तक एक सिस्टम चला, फ्री मूवमेंट रेजीम। लोग बिना वीजा, बिना पासपोर्ट 16 किलोमीटर तक आर पार आ सकते थे। लेकिन 2021 के कू के बाद हालात बदल गए। म्यांमार से रेफ्यूजीज की लहर भारत आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 78,000 से ज्यादा, सबसे ज्यादा मिजोरम में। और हाँ, पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस देखा गया, उसके तार भी इस माइग्रेशन से जुड़े बताए जाते हैं। इसीलिए फरवरी 2024 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐलान किया, फ्री मूवमेंट रेजीम खत्म होगी और पूरे 1643 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग होगी, करीब 31,000 करोड़ रुपए की लागत से। लेकिन यही आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारत की सोच और बॉर्डर के लोगों की भावनाएं सामने सामने थी। मिजोरम और नागालैंड ने कड़ा विरोध किया। आप एक ही परिवार को फेंस लगाकर बांट रहे हैं। बाद में नरमी दिखाते हुए सरकार बायोमेट्रिक बॉर्डर पास का नया सिस्टम ले आई। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स के उस बड़े खेल पर जिसकी चर्चा किए बिना भारत म्यांमार के सभ्यतागत रिश्तों की चर्चा अधूरी रहेगी। ऐसा खेल जिसने दोनों देशों की कॉमन सिविलाइजेशनल जर्नी को प्रभावित किया। देखिए, 21वीं सदी आते आते म्यांमार हमारा सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा, वो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन चुका था। चाइना लंबे समय से म्यांमार को एक स्ट्रैटेजिक गेटवे की तरह देखता है, क्योंकि म्यांमार चाइना को सीधे इंडियन ओशन तक पहुंचा देता है। चीन की दृष्टिकोण से देखें तो अगर बीजिंग की पकड़ मजबूत होती रहे तो मलक्का स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। इसलिए चाइना ने वहां पोर्ट्स, पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट किया। क्योक्पियो पोर्ट इसी स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। कई एनालिस्ट इसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी से जोड़ते हैं, इंडियन ओशन में चाइनीज इन्फ्लुएंस का फैलता हुआ नेटवर्क। लेकिन भारत भी ऐसा होते हुए केवल देखता रहा, ये संभव नहीं है, देख नहीं सकता। यही कारण है कि हमारे लिए सितवे पोर्ट, कलादन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट,
इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश है। पिछले 75 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए हम केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर रहते आए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक, वो पतली सी पट्टी अगर ब्लॉक हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट सकता है। कालादान प्रोजेक्ट कोलकाता को सिटवे से और फिर नदी और सड़क के जरिए बांग्लादेश को बाईपास करते हुए मिजोरम से जोड़ता है। लेकिन कनेक्टिविटी के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। इसी रीजन में आता है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का वो इलाका जो दशकों से ग्लोबल ड्रग ट्रेड का बड़ा केंद्र रहा। यहाँ से हेरोइन और मेथ, जिसे याबा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाढ़ की तरह आ रही हैं। मणिपुर और मिजोरम की एक पूरी जनरेशन इसकी चपेट में है। और इसके साथ ही एक नई तरह की गुलामी भी। म्यांमार के बॉर्डर पर बने स्कैम कंपाउंड्स, जहां हजारों भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया और बंधक बनाकर ऑनलाइन फ्रॉड के रैकेट्स चलवाए गए। ये कारण था कि वहां हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़े। यही वजह है कि इंडिया म्यांमार के बीच काउंटर इंसर्जेंसी कोऑपरेशन पहले से ज्यादा अहम हो गया है और म्यांमार लीडरशिप ने भी खुलकर भरोसा दिया है कि वो म्यांमार की जमीन भारत विरोधी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ गन्स और बॉर्डर्स की कहानी नहीं है। अब लड़ाई क्रिटिकल मिनरल्स की भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सबकी सप्लाई चेन्स इन्हीं मिनरल्स पर डिपेंड करती हैं। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो चाइना की रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए म्यांमार एक बहुत अहम सोर्स है। जाहिर है कि हमारी सरकार भी इस रियलिटी को समझती है। अब तक किसी से छिपा नहीं है कि आने वाले डिकेड्स में कंपटीशन सिर्फ ऑयल या टेरिटरी की नहीं होगी, वो बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की भी होगी। और म्यांमार इस पूरे ट्रांजिशन के बीचों बीच बैठा है। लेकिन यहाँ हमें ईमानदार होना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे रिश्ते में एक बड़ा लेकिन छुपा है। पहला सवाल लेजिटिमेसी का। जिस प्रेसिडेंट का सरकार ने भी स्वागत किया वो मिन ऑन्ग ह्यांग, वही आर्मी चीफ जिन्होंने 2021 में कू किया था। अप्रैल 2026 में एक इलेक्शन के बाद उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया। लेकिन दुनिया के ज्यादातर ऑब्जर्वर्स इस इलेक्शन को मिलिट्री का कंट्रोल्ड नाटक मानते हैं। यानी हमें एक ऐसी सरकार से अपने संबंध बनाकर रखना है जिनकी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पर दुनिया सवाल उठाती है। ये भारत के अपने वैल्यूज और उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बीच का टेंशन है, आदर्श बनाम हकीकत। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जमीनी सच्चाई। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है और जिस सरकार के लीडर को हमने अपना गेस्ट बनाया उसका अपने देश के बड़े हिस्से पर कंट्रोल नहीं है। रखाइन प्रोविंस में जहां हमारा कलादन प्रोजेक्ट और सिटवे पोर्ट है, वहां 2024 के अंत तक अराकन आर्मी नाम के एक रेबल ग्रुप ने 80% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। हमारे कॉरिडोर का अहम पड़ाव पलेतवा उन्हीं के कब्जे में है। मतलब इंडिया जिस सरकार से प्रोजेक्ट पूरा करवाना चाहता है उस सरकार का तो उस इलाके पर पूरा जोर नहीं चलता। बिल्कुल, इसीलिए हमारी डिप्लोमेसी को एक टाइट रोप पर चलना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली में प्रेसिडेंट का स्वागत, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी के लिए अराकन आर्मी जैसे रेबल ग्रुप से भी कांटेक्ट रखना। चाइना के बाद इंडिया दूसरी बड़ी पावर है जिसने इन रेबल से सीधा संवाद शुरू किया। यानी हमारा सबसे बड़ा कनेक्टिविटी का सपना एक ऐसे इलाके से गुजरता है जहां बंदूक किसी और के हाथ में है। और अगर अराकन आर्मी ने पोर्ट और रूट पर पूरा कब्जा कर लिया तो वो भारत के ट्रेड पर टैक्स लगा सकता है। और तीसरा सच, चाइना की पकड़। हम भले ही कोशिश कर रहे हैं पर सच यही है कि वर्तमान में चाइना की जड़ें म्यांमार में हमसे कहीं गहरी हैं। इस बात को हमारी सरकार रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए हम यहाँ बढ़त बनाने की नहीं बल्कि बराबरी में आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज अगर भारत की पॉलिसी को एक नाम देना हो तो वो होगा इंगेजमेंट विदाउट इंडोर्समेंट। ये किसी जनरल को गले लगाना नहीं है, ये एक ऐसे बॉर्डर और रिश्ते को बनाए रखने की चुनौती है जिसे भारत छोड़ नहीं सकता। इन्हीं सभ्यतागत रिश्तों का आधार है सदियों की वो साझी विरासत जो दोनों देशों को फिर से पास कर सकती है। सदियों से बुद्धिज्म भारत और म्यांमार को जोड़ता आया है। बोध गया से लेकर यांगोन के पगोडास तक एक सांस्कृतिक धारा दोनों देशों को जोड़ती है। थेरावाड़ा बुद्धिज्म म्यांमार की पहचान का बड़ा हिस्सा है और उसकी जड़ें इंडिया की मिट्टी में पनपी हैं। शायद यही कारण है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में 2019 के CAB डिबेट में म्यांमार को
को ब्रह्म देश कहा था। पीएम मोदी ने भी 2017 में यांगोन में यही कहा था कि भारत में म्यांमार को ब्रह्मदेश भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मा की भूमि। भारतीय परंपरा में प्राचीन संस्कृत नामों में इस जमीन को ब्रह्मदेश कहा गया है। यही गहरे रिश्ते के मूल में है और रिश्ता इतना गहरा है कि बर्मा हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी को हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहा है। और इसी सिविलाइजेशनल भरोसे की सबसे ताज़ा मिसाल मार्च 2025, जब म्यांमार में भयानक भूकंप आया तो सबसे पहले मदद लेकर भारत पहुंचा। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत रिलीफ मटेरियल, फील्ड हॉस्पिटल, रेस्क्यू टीम्स, जब पश्चिम दूर खड़ा था, इंडिया पड़ोसी धर्म निभा रहा था। और इसी बैकग्राउंड में हुई 30 मई से 3 जून 2026 मिन ऑन्ग ह्यांग की इंडिया यात्रा। हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत और नतीजे कलादन और ट्राइलेटरल हाईवे को पूरा करने का वादा, रुपी क्यात में ट्रेड और म्यांमार के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अब 36 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। कागज पर रिश्ता मजबूत दिखता है, पर हम देख चुके हैं जमीन पर कहानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखो, निचोड़ तो यही है कि भारत की म्यांमार पॉलिसी रोमांस नहीं, रियलिज्म है। पश्चिम रजीम चेंज ढूंढता है, इंडिया रीजनल बैलेंस के महत्वपूर्ण को समझता है, क्योंकि इस भौगोलिक क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा असर हम पर पड़ता है। लेकिन रियलिज्म का मतलब आंख मूंदना नहीं है। आगे हमारी नजर शायद 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर रहेगी। पहला, क्या कालादान प्रोजेक्ट 2027 के टारगेट तक पूरा होगा? दूसरा, अराकन आर्मी किस तरफ जाती है? और तीसरा, बॉर्डर पर फेंसिंग और रेफ्यूजीज का टेंशन जो हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट को छू रहा है, हम इससे कैसे डील करते हैं? बहादुर शाह जफर ने रंगून में लिखा था कि उन्हें अपनी मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। आज भारत और म्यांमार के सामने सवाल उल्टा है, क्या वो शेयर्ड जमीन को संभाल पाएंगे जो इतिहास ने उन्हें सौंपी है? कभी बॉलीवुड के गानों में रंगून था, फिर हिस्ट्री ने उसे बर्मा बनाया और दुनिया ने उसे म्यांमार कहना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे लिए वो आज भी ब्रह्मदेश है। बिल्कुल, दुनिया भले ही उसे म्यांमार कहे, लेकिन ये एक कॉमन सिविलाइजेशनल और कल्चरल जर्नी है जो हमें आज भी उसे और ब्रह्मदेश कहने के लिए प्रेरित करती है। यही है सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी और यही है भारत की खोई हुई सभ्यतागत स्मृति।